यहां लिखा हुआ है बुकारेस्ट 9, ये अंग्रेजी वाले जो है ना, ये 9 को ट्रांसलेट कर दिया, अदरवाइज इसको बोलते B9 है। बुखारेस्ट 9 तो नहीं है, लेकिन क्या है ये, चलिए मैं आपको बताता हूं। बुखारेस्ट कह लीजिए, बुचारेस्ट कह लीजिए। तो बुचारेस्ट 9 जो है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ये जो बुचारेस्ट 9 फॉर्मेट है, ये है क्या, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। संभावित ईयर से तो आपको पता चल ही जाएगा, 2019 की स्थापना है। क्या है ये बुचारेस्ट 9, जिसको कि आज हम सुर्खियों में ले रहे हैं। अच्छा देखो, यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस। अब मैं यदि आज मेरे घर में कुछ काम चल रहा है ना, कारपेंटर काम कर रहा है, उससे भी अगर पूछूं ना तो शायद उसको भी आइडिया है, क्योंकि आजकल इंडियंस इतने ज्यादा इंटरनेशनल न्यूज में इंटरेस्ट लेने लग गए हैं। उन्हें भी यूक्रेन क्राइसिस के बारे में कुछ ना कुछ पता है, उन्हें भी नाटो के बारे में कुछ ना कुछ पता है कि कुछ तो था अमेरिका के कारण, जिसके कारण ये सब हो गया, है ना। अच्छा, यानी कि हमारे देश में किसी से भी आप मिल लीजिए, अगर उसने थोड़ा भी कभी समाचार पत्र वगैरह देखा है तो उसे पता है कि दुनिया में कहीं कहीं कोई लड़ाई चल रही है। और उस लड़ाई का कारण भी पता है कि भाई रशिया को पसंद नहीं था, क्या पसंद नहीं था, कि नाटो का समर्थन मिले यूक्रेन को। और क्यों समर्थन वो नहीं था, क्योंकि सबके हमारे समझ में ये बैठ चुका था कि भाई यूएसएसआर कभी एक देश हुआ करता था, सोवियत रूस, जो कि 1991 में अमेरिका के प्रयासों से 15 देशों में टूट गया। अपन सब भारत के लोग यही भावना लेके काम करते हैं कि भाई सोवियत रूस हुआ करता था, कोल्ड वॉर के कारण यानी कि शीत युद्ध के कारण अमेरिकी प्रभावों के चलते हुए सोवियत रूस 15 देशों में टूट गया। उन 15 में से एक यूक्रेन बना था। ये आज सबको पता है, जन जन को पता है। उम्मीद है आप लोगों को ये पता हो। धर्मेंद्र गुप्ता, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब साहब सवाल ये बना कि सर जब ये टूट गया तो कहना क्या चाहते हो। हमने कहा तो दुनिया को अब ये भी पता है कि साहब टूटने के बाद में युद्ध इस बात पर हो रहा है कि रशिया को यह पसंद नहीं है कि उसके अपने हिस्से, यानी कि वो जो यूएसएसआर कभी हुआ करते थे, उन हिस्सों पर नाटो अपना कब्जा करे या फिर नाटो के साथ में वो देश के साथ मदद करें। ये अपन सबको पता है। तो आज एक इंडियन के नाम पर अगर मैं बात करूं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि इस लड़ाई की असली वजह नाटो है ना। हम सब ने अब तक की मीडिया कवरेज के आधार पर यह सीख लिया कि अब तक की सारी परेशानियों की जड़ यूएसएसआर यानी रशिया तो नहीं है, अपितु नाटो है, जिसके कारण यह सारा मामला फैला है। डन, इतनी बात समझ में आई। आपको क्या लगता है कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं या इंडिया का मीडिया जो आपको दिखा रहा है वो केवल आप ही देख रहे हैं? ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया भर के लोग आपके समाचार चैनलों को, हमारे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट को देखते हैं। आप सोचते होंगे, आप कभी सोचिए, विचार करिए कि इंडिया में आज रशिया का राजदूत है ना, जिसको आप एम्बेसडर, एनवॉय, है ना, हाई कमिश्नर, सबके अलग अलग प्रकार के नाम है, लेकिन बात एक ही है कि उस देश का प्रतिनिधि दिल्ली में बैठा हुआ है। वो काम क्या करता है? आप सोच के देखिए कि आज भारत का प्रतिनिधि यूएस में अगर बैठा होगा वो करेगा क्या? वो केवल इतना करता है कि अमेरिका में भारत के लिए क्या माहौल है। रशिया का कोई व्यक्ति इंडिया में अगर बैठा है तो उसका काम है कि इंडिया में बैठकर सारे अखबार मंगवाएगा, न्यूज चैनल चलाएगा और देखेगा उसके देश का नाम कहां आया। बस उसका दिन भर एक ही काम है, यूं समझ लो आप। उसने विभाग के 2-4 कर्मचारी तो केवल अखबार पढ़ने के लिए बिठा रखे हैं कि तुम पढ़ो कि अपना नाम इस अखबार में कहीं है तो नहीं ना। बस इतनी बात समझ में आई? बोले ठीक है। तो बोले सर अब क्या है? तो मैंने कहा कहना यह है कि जो पोलैंड, उसके यूक्रेन के किनारे वाले देश है ना, कि पोलैंड है, रोमानिया है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया है, इन देशों को भी भारत के अंदर क्या चल रहा है ये सब पता है। मतलब भारत की जनता क्या देखती है, क्या सुनती है, ये सब पता है। क्यों? क्योंकि उनके भी तो लोग दिल्ली में बैठे हैं। भाई हर देश के अंदर जो राजधानी होती है वहां दूसरा देश अपना दूतावास खोल के चलता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो उन्हें यह समझ में आया कि भारतीय लोगों की नजर में दुश्मन कौन है? नाटो है। ना तो नाटो वाले यूक्रेन को अपने साथ लेने की कोशिश करते और ना ही यह घटना होती। इस बात को समझते हुए बुचारेस्ट के नाम से एक गठबंधन जिसमें 9 देश हैं, यूक्रेन के पड़ोसी हैं, उन सब ने
भारत के एक अखबार जिसका नाम है इंडियन एक्सप्रेस, उसके पास एक पत्र लिखा। क्या लिखा? पत्र लिखा। और पत्र लिख के कहा कि जनाब आप हमारा पक्ष भी प्रकाशित करिए। हमारा पक्ष प्रकाशित करिए से मतलब कि हमारे बारे में भी यह बताइए कि अल्टीमेटली नाटो बेकार चीज है, अच्छी चीज है। भारतीय लोगों की मानसिकता में यह बात उजागर करिए कि रशिया या चाइना जिस प्रकार से आक्रमण करते हैं, इनके पक्ष को हमारे पक्ष के साथ अलग बना करके दिखाइए। आज जो आप ये जो न्यूज देख रहे हैं ना, असल में ये वो 9 देश हैं जिन्होंने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को अपना पत्र लिखकर भेजा और बताया कि साहब हम कौन हैं। बात इतनी समझ में आ गई? अब आप पूछेंगे तो साहब ये 9 देश हैं कौन जिनके बारे में चर्चा हो रही है? ये हैं कौन 9 देश? आइए अब मैं वो बताता हूं। इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, इनमें से 9 देश हैं बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया। हो सकता है आपको दिखाई ना पड़ रहा हो तो मैं इधर की तरफ से आपको दिखा देता हूं एक बार के लिए इन देशों को। देखिए इधर देखिए, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, एंटोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया। ये सारे वो देश हैं, अगर मैं मैप में आपको दिखाऊं तो ये एक तरह से यूक्रेन के आसपास वाले देश हैं। आप इधर की तरफ देखिए, एक प्रकार से यूं समझिए कि अगर ये वाला हिस्सा यूरोप है तो ये यूरोप के पूर्वी किनारे की तरफ बसे हुए देश हैं। थोड़ा और आसान करके समझाऊं अगर मैं आपको, तो ये 9 देश वो हैं जो कि एक प्रकार से यदि ये यूरोप का हिस्सा है तो इस यूरोप के पूर्व की तरफ बसे हुए हैं। इधर देखिए आप, यूरोप के पूर्व की तरफ बसे हुए देश हैं जो आपको यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? इन देशों ने अपना पक्ष लिख करके भेजा। इनने क्या कहा कि सुनो इंडिया वालों, आप कम से कम हमारी बात भी समझो। आप हमें यह मानते हो कि नाटो पूर्व की तरफ एक्सपेंड कर रहा है। अच्छा, कुछ लोगों को दिशा का ज्ञान ना हो तो उन्हें थोड़ा सा दिशा का ज्ञान भी करा दिया जाए। दिशाएं इस प्रकार पढ़ी जाती हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। हम लोगों ने जब भी नाटो के बारे में कुछ पढ़ा तो अल्टीमेटली एक चीज पढ़ी, और वो क्या पढ़ी कि भाई ये वाला जो यूरोपियन यूनियन है इसके पूर्व वाले हिस्से पर, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, क्लियर? इस पूर्व वाले हिस्से की तरफ जो है ना, ये जो यूरोप के जो देश हैं ये इस तरफ प्रसार करना चाहते हैं। नाटो जो है, जो अमेरिका के नेतृत्व में बना हुआ एक सैन्य गठबंधन है, वो यूएसएसआर की तरफ बढ़ रहा है। इस बात को ये सब लोग खंडित करते हैं। ये कहते हैं ऐसा नहीं है कि हम इस तरफ बढ़ रहे हैं, उल्टा है इसका। बोले क्या? हम लोग मजबूती से इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमें रशिया की नीति पता है, वो किस प्रकार से दमन की राजनीति करता है, किस प्रकार से वो लोकतंत्र की खिलाफत करता है। देखिए, इस बात से तो दबे शब्दों में ही सही, आप भारतीय होने के नाम पर सहमत तो आप भी होंगे। आप पूछेंगे सर कैसे आप बात कर रहे हो, हम कैसे सहमत हो जाएंगे? आइए मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, यदि आपको थोड़ा सा भी मैं यहां पर आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव दूं इस पूरे की पूरे मैप का, तो आपको एक इमेज क्लियर होगी, वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। ईमानदारी से सोचिए और बताइए, क्या आपको लगता है कि रशिया और रशिया के समर्थन वाले जो देश हैं वो सही मायने में लोकतंत्र को मानते हैं? एक बार आप अपनी ओपिनियन खुद से कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोई पब्लिक राय क्रिएट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी अवेयरनेस जानना चाह रहा हूं। रशिया और रशिया के समर्थन वाले देश, क्या उनके अंदर लोकतंत्र की व्यवस्था है? आप पूछेंगे सर ये क्या होता है लोकतंत्र? बताऊं, आप अपना नेता चुनकर भेजें, आपका नेता आपके लिए भविष्य निर्माण करे, आपका नेता ढंग से काम ना करे तो अगले चुनाव में आप उसको हटा दें, सरकार बदल दें। इसे लोकतंत्र कहते हैं। आसान भाषा में, जहां जनता जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन करती है, वो लोकतंत्र है। अच्छा, अब देखिए, मेरी क्लास पढ़ के इतने लोगों को तो ये समझ में आ चुका है, कमेंट बॉक्स भर भर के आ चुका है कि नहीं सर ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल सच्चाई है। मैं आपको एक एक करके उदाहरण दे देता हूं। दुनिया के जो भी देश
रशिया या रशिया का समर्थन करने वाले हैं, उनमें भारत जैसे देश जो तटस्थ हैं, ये अपवाद हैं। अदरवाइज भाई साहब दुनिया की स्थिति खराब है। उदाहरण के लिए पुतिन सत्ता में कब से हैं? जब से, आप में से तो कई लोग ऐसे हैं जब से वो पैदा हुए होंगे तब से पुतिन जो है ना वो रशिया के राष्ट्रपति बन के बैठे हुए हैं। आप में से कई बच्चे मेरी क्लास में ऐसे होंगे जो खुद जब से पैदा हुए हैं तब से पुतिन को देख रहे हैं, और पुतिन ने संविधान में ऐसे ऐसे परिवर्तन कर लिए कि वो जहां उनके लिमिट हुआ करती थी कि 2 बार से ज्यादा कोई नहीं बन सकता, वो सारे परिवर्तन करके अपने समर्थन में कर लिए। नंबर 1। नंबर दूसरा, उसका जस्ट पड़ोसी, या फिर यूं समझिए कि जो एकदम उसके मुंह से कटी रोटी खाता है, उसका नाम है मेरे प्यारे साथियों बेलारूस। लुकाशेंको 1991 में देश बना था, 2022 में आप चल रहे हैं, 21 साल हो चुके हैं, अभी तक बेलारूस पर से लुकाशेंको का शासन खत्म नहीं हुआ है। जब से पैदा हुआ तब से वो चल रहा है। और बताएं, क्यूबा, फिदेल कास्त्रो जब तक थे तब तक उस पर शासन उसी व्यक्ति का रहा। सीरिया, बशर अल असद की सरकार जब से है तब से चली आ रही है। चाइना, शी जिनपिंग जो कि साम्यवादी हैं, जब से हैं तब से सरकार चला रहे हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इन लोगों को हमेशा सुना है, तब से यही सुना है कि यार ये सत्ता से परिवर्तित क्यों नहीं होते। और तो और मजेदार बात यह है, आप भारत की कोई भी न्यूज अंतरराष्ट्रीय रूप से देख सकते हैं, आपको भारत के इतने सारे किसान आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबोधित किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों में अखबारों में छपता है किसान आंदोलन है। भारत का CAA जो प्रोटेस्ट है वो अंतरराष्ट्रीय अखबारों में छपता है। टाइम्स मैगजीन के अंदर CAA प्रोटेस्ट करने वाली महिला की फोटो छापी जाती है। आप भारत के अंदर ये सारे के सारे आंदोलन अंतरराष्ट्रीय रूप से देखते हैं। क्या आपने आज तक, और मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप गूगल कर लीजिए कि चाइना में आपको एक भी प्रोटेस्ट करने वाली फोटो या पोस्टर दिखाई दे जाए। आप गूगल कर लीजिए, प्रोटेस्ट इन चाइना लिख करके सर्च कर लीजिए, आपको एक भी तस्वीर ऐसी दिख जाए जिसमें कि चाइना के लोग पोस्टर लेके खड़े हों। कैसे संभव है जिस देश की आबादी 1.4 अरब हो, वहां पर किसी भी व्यक्ति को सरकार से कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। और आप भारत में कर लीजिए, जंतर मंतर हुआ, ये तो ऐसी जगह है जहां आपको एनी टाइम कोई ना कोई भारतीय हाथ में पोस्टर लेके खड़ा दिख जाएगा। बोलिए, तो ये लोग ये कहते हैं, ये जो बुचारेस्ट 9 वाले जो देश है ना, ये कहते हैं जनाब एक बात बताइए, हम अगर लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? हम वो देश हैं जो अपने लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहे हैं। तानाशाही में अक्सर पतन होता है। ये वो देश हैं जिन्होंने अपनी मार्मिक अपील लिखकर भेजी है, इंडियन एक्सप्रेस में पूरा पेपर भर के न्यूज लिखकर भेजी है और कहा है कि आप लोग जो हमें मानते हैं। अब दूसरी तरफ चलिए, देखिए एक बात और बताता हूं, अपन अमेरिका की बेचारे की बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हैं, काफी ज्यादा उसके बारे में टांग खिंचाई करते हैं, लेकिन थोड़ा सा यार उसका भी थोड़ा सा पक्ष ले लें, बेचारा परेशान हो रहा होगा वो। सुनो, अमेरिका का समर्थन करने वाले आप 30 की 30 नाटो मेंबर को उठा के देख लो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सबके यहां पर लोकतंत्र है। अब आप पूछेंगे लोकतंत्र कोई व्यवस्था थोड़ी होती है? होती है भाई, लोकतंत्र व्यवस्था होती है तभी जाकर के जो बाइडन इतनी उम्र में जाकर के राष्ट्रपति बने, होती है तभी एक ब्लैक बराक ओबामा राष्ट्रपति बने, होती है तभी एक प्रोटेस्ट का नायक जिसने कभी भी राजनीति नहीं की। आप सोचिए, आज तक जो विधायक या सांसद नहीं बना वो व्यक्ति एक ही बार में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन जाता है। बोरिस जॉनसन की बात कर रहा हूं। केवल और केवल ब्रेग्जिट मामले पर उसने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया 1 टाइम और एक ही बार में देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये लोकतंत्र नहीं तो और क्या है कि आपके यहां हो रहे प्रोटेस्ट से नेता निकलता है और वो सत्ता चलाता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? 30 की 30 देश उठा लो, आपको इन सब में एक कॉमन चीज पता चल जाएगी, और वो ये है कि ये सारे वो देश हैं जहां जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। वो बात दूसरी है कि जनता, लोकतंत्र के अंदर भी कमियां होती हैं
सत्ता का कोई सा भी रूप, सत्ता का एक भी रूप पूरी तरह से क्लियर नहीं है। हम यार भगवान राम को नहीं छोड़ते। हम भगवान राम के द्वारा जब सीता मैया को जंगल में भेजे जाने का आदेश दिया, उस बात को लेकर के हम आज तक क्वेश्चन मार्क करते हैं कि आपने एक धोबी के कहने पर ऐसा कर दिया, आपने आक्षेप के बारे में सुन करके उनको वहां भेज दिया, जबकि भगवान राम राज्य की स्थापना में यह कहना चाह रहे थे कि मैं अंत्योदय में खड़े हुए व्यक्ति की भी लाइन सुनता हूं। मतलब जो अंत की लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको भी इस राजा से कहने का हक है। भगवान राम तो यह स्थापित करने में लग रहे थे। लेकिन आप सोच कर देखिए कि सत्ता का कोई सा भी रूप परफेक्ट नहीं होता है, ये विचार बनते हैं। मतलब आप कुछ भी दे दीजिए, आप यदि मैं आपको ना एकदम बेहतरीन 56 प्रकार के आपके मनोवांछित व्यंजन खिलाऊं तो भी आप उनमें से किसी ना एक चीज में कमी निकाल देंगे कि यार ये चीज वैसी नहीं है। तो स्तर तो जो है ना सेटिस्फैक्शन का, वो तो कभी नहीं आ सकता। लेकिन वास्तविकता ये है कि इन देशों की जो मार्मिक अपील है वो मैंने बिल्कुल, बस मैं रोया नहीं इनकी तरह, अदरवाइज भाई साहब बिल्कुल आंखों में आंसू भर के ना मैं इनका पक्ष आपको सुना सकता था। ये बेचारे इतने दुखी हो गए कि यार आप लोग ये बोलते हो हम नाटो वाले, हम नाटो वाले, हम करें तो करें क्या। आप ये बात भी देखिए, एक माननी पड़ेगी। इधर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया 3 देश हैं, आपको याद होगा। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। लातविया का मालूम हो, लिथुआनिया का मालूम हो, ये कभी यूएसएसआर का सदस्य हुआ करता था। जब ये यूएसएसआर का सदस्य होता था तब यहां के लोगों को लोकतंत्र पसंद था। आज ये बाल्टिक देश है। ये लातविया, लिथुआनिया ने, आपको याद होगा यूक्रेन पर जब संकट आया, ये बिल्कुल नहीं डरा। इसके यहां पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया। सोच के देखो कि यहां की संसद ने एक मत से अपने देश के प्रत्येक नागरिक से कहा कि यदि आप लोगों को युद्ध में भाग लेने जाना है जाइए, हम देख लेंगे जो भी होगा। सोचिए, इतना सा देश जिसको कि अगर रशिया वाले एक बार भी यूं कह दें कि छू, वो खत्म हो जाए। ऐसी स्थिति में वहां का लोकतंत्र अपने देश के लोगों को इतनी ताकत देता है कि वो यूक्रेन के समर्थन में उठ के खड़े हो गए। समझ रहे हैं, ये लोकतंत्र की पावर है। आप रूस को देख लीजिए, रूस हमला करने के लिए निकला हुआ है, लेकिन इधर की तरफ जब आप उठा के पढ़ते हैं तो एलेक्स नवाल्नी, वो व्यक्ति जिसने कि पुतिन का विरोध किया, उसको 10 साल की सजा और सुना दी गई। वो न्यूज में ही नहीं आया है। एलेक्स नवाल्नी बेचारा जब से पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया है, पुतिन के खिलाफ वो सलाखों में ही पड़ा हुआ है। तो सोच लीजिए कि आपको किस प्रकार की सत्ता चाहिए। मैं पता है इस बारे में एक लाइन आप सबसे और मेंशन करना चाहूंगा, कीपिंग इन माइंड कि रशिया हमारा दोस्त है, रशिया ने हमारे साथ बहुत से कामों में हमारा समर्थन किया है, लेकिन जब आप समर्थन की बात ऊपर उठा लेते हैं, ये बिल्कुल वैसे हो गया। आपका एक दोस्त है, आपका इतना अच्छा दोस्त है कि उसने आपकी बहुत विकट परिस्थितियों में मदद करी। अब अगर उस दोस्त के ऊपर कोई ऐसा आरोप लग गया जो समाज के अंदर हीनियस काउंट किया जाता है, तो क्या आप उस दोस्त की उस विकट परिस्थिति में मदद करने पर, यह बिल्कुल पता है वैसा ही है। अगर आपको महाभारत का समय याद हो तो महाभारत के समय में अपन महाभारत का एक दृश्य देखते हैं जिसमें कि दिखाया जाता है कि दुर्योधन ने कभी कर्ण की समाज के अंदर रेस्पेक्ट बचाई थी। जब कर्ण वो धनुर्विद्या सीख के आते हैं तो उन्हें वहां रोक दिया जाता है कि आप अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन नहीं कर सकते क्योंकि आप एक उच्च कुल के व्यक्ति नहीं हैं, ना ही आप कहीं के राजा हैं। तो दुर्योधन ने मौका परस्ती करते हुए कर्ण को राजा बना दिया, और जब वो राजा बनाया तब उसने अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया। तो कर्ण अपने सम्मान में दुर्योधन के द्वारा किए गए इस प्रयास की कीमत हर उस गलत काम का समर्थन करके चुकाए जो दुर्योधन ने फिर की, चाहे फिर वो द्रौपदी का चीरहरण था या पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का काल था। भगवान श्री कृष्ण ने जब कर्ण का अंत किया तब उनको एक ही बात का एहसास कराया था कि देखिए, आपने अपने मित्र की मित्रता में समर्थन करते करते ये भूल गए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। आप अपने मित्र की मित्रता से इतने प्रभावित हुए कि आप उसके अधर्म के भी मित्र बन गए। वास्तविकता में मित्र वो जो किसी व्यक्ति को उसके अधर्म से चेतावनी दे। और यही हमारे संस्कार हैं, यही हमारे मूल्य हैं कि भारत इस युद्ध की घड़ी में अपने आप को तटस्थ लेके चल रहा है। वो कहता है कि ना तो रूस सही है और ना ही अमेरिका सही है। बताइए कि भारत कैसे नैतिक मूल्यों का देश ना हो।
आज हम जब अपनी अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं, कूटनीति की बात करते हैं, तो अब अपने गर्व से हम कह पाते हैं कि भारत वो देश है जिसने कि अगर कोई देश अधर्म कर रहा है तो अपने आप को फिर तटस्थ रख लिया। आप अपने ऊपर चैलेंज के रूप में कह सकते हैं कि सर क्या भारत की जो नीति है वो भीष्म पितामह जैसी है कि मैं आंखें खोल करके बोलूंगा नहीं, बस मुझे पता है कि अधर्म हो रहा है। जी नहीं, भारत ने हर बार बोला है, दोनों से बोला है, भारत चुप नहीं बैठा है। भारत ने दोनों से कहा है कि आप लोग टेबल पर बैठे अपनी परेशानियां निपटाएं, लेकिन जब बात आएगी कि मैं किसकी तरफ से हूं तो मैं कहीं से नहीं हूं, क्योंकि जो हम कर सकते हैं वो हमने कर दिया। क्या? दोनों के बीच में सलाह मशविरा कराने का प्रावधान कर दिया। बात आपको समझ में आनी चाहिए, गंभीर बात है। तो आज मैंने आपके सामने जो बुचारेस्ट 9 है, जो कि नाटो के सदस्य हैं, उनकी बातें रखी हैं, और वो इसलिए रखी हैं ताकि आपको यह पक्ष भी पता चले कि नाटो का मतलब बेकार नहीं होता है हमेशा। ये वो देश भी हैं जो कि अपने यहां के लोकतंत्र को बचाने के लिए फिर किसी भी कीमत पर लड़ने को तैयार हैं कि भाई हम अपने लोकतंत्र की हिफाजत तो करके रहेंगे, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब एक विद्यार्थी लिख रहे हैं, सर आपने तो हमारे दिमाग में रशिया के खिलाफ जो है ना वो जहर भर दिया। नहीं नहीं नहीं, जहर नहीं भरा है मैंने। अगेन आपके दिमाग में एक ज्ञान भरा है, और ज्ञान जो है ना वो आपको सद्मार्ग दिखाता है। आपके अंदर, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी भविष्य में जब देश के नीति निर्माता बनेंगे तब आपको यह ज्ञान काम में आएगा। आपको यह समझ में आएगा कि इंडिया क्यों एक सधा हुआ पक्ष लेता है, क्यों भारत किसी भी गलत के खिलाफ या सही के खिलाफ पक्ष और विपक्ष में नहीं बंटता। वो हमेशा अपनी नीति लेके चलता है कि मैं ऐसा मानता हूं, हम ग्रुप में नहीं बंटते, ये हमारी नीति है ना। क्लियर है? समझ में आ गया? तो बुचारेस्ट कहां है ये याद कर लेना। ये रोमानिया की राजधानी है, रोमानिया, जो कि लगा हुआ है बिल्कुल आपके यूक्रेन की बगल में। तो रोमानिया से हमने अपने बहुत सारे विद्यार्थियों को उसी रूट से बाहर निकाला है। तो बुचारेस्ट 9 क्यों बनाया गया था वर्ष 2015 में? तो रशिया के डर से बचने के लिए ही यह बनाया गया था, और इस प्रकार से इन्होंने अपना लेटर लिख के भेजा। और मैंने, और अगर कहीं से भी ये बुचारेस्ट 9 के जो प्रतिनिधि हैं वो अगर कहीं से भी इस सेशन को देख रहे हों, हालांकि उनको हिंदी समझ में आएगी कि नहीं आएगी भगवान को पता, लेकिन उनको अगर ये सेशन दिख रहा हो तो मैंने वो काम कर दिया है, क्योंकि मैं इंडियन एक्सप्रेस का एक अंधभक्त हूं। मतलब मुझे लगता है कि ये न्यूज़ बहुत अच्छे से कवर करते हैं, और ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जो मैसेज सर्कुलेट हुआ वो मैंने अपने व्यूअर्स तक, मेरे अपने विद्यार्थियों तक, मेरे अपने परिवार तक पहुंचाने का कार्य किया है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई। आप चाहते हैं अनअकैडमी के साथ जुड़कर पढ़ना तो यूज माय रेफरल कोड अंकित 10, अवेल 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस। अनअकैडमी पर एसएससी कैटेगरी के अंदर इंडियन इकोनॉमी पढ़ने के लिए आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज कर सकते हैं। मेरे द्वारा पहले से पढ़ाए गए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के सेक्शंस भी आप उसमें देख सकते हैं। अनअकैडमी पर यूपीएससी के सब्सक्रिप्शंस पर एक विशेष ऑफर चल रहा है, 20% ऑफ दिया जा रहा है अनअकैडमी के यूपीएससी सब्सक्रिप्शन पर, जिसमें आप पूरा कोर्स कॉम्बो के साथ में यानी ऑप्शनल के साथ में परचेज कर सकते हैं। और आज अनअकैडमी पर एक ऐसी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप होने जा रही है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लाइव आप उस पर जा सकते हैं अभी की अभी। 27 मार्च 2022 को इसके अंदर होने वाले टेस्ट में आप सभी साथियों के लिए, जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए तमाम प्रकार के उपहार रखे गए हैं। तरह तरह के गिफ्ट्स बच्चों को, विजेताओं को दिए जाएंगे। महीने में एक बार यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में, फ्री कोर्स में, पेड कोर्स में आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज कर सकते हैं।